बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। कैसे हो जाने मन, ठीक हो? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीच एंड पीओएच स्केल। देखिए, हम इसको इस तरह पढ़ेंगे ना कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ भी आ जाएगा और एंड में आप प्रॉब्लम इसके यूं हल कर पाओगे। हम दो प्रॉब्लम्स करेंगे, एक मैं करूँगा, दूसरा आप खुद करोगे। इंशाल्लाह इस तरह पढ़ेंगे इसे। हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच और द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीओएच। नहीं, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को समझेंगे, फिर उससे हम पीएच एंड पीओएच निकालेंगे, इसका रिलेशन स्टडी करेंगे केडब्ल्यू के साथ। सही है। फिर बाद में हम लास्ट में जब आपको इसका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर हम स्टमक की एसिडिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और लास्ट में इसके 2 एग्जांपल्स कर लेंगे, एक मैं करूँगा और एक आप खुद करोगे। तो हमें पता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और अपने आज का टॉपिक शुरू करेंगे। इसको साफ कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में आते हैं। हिस्ट्री, देखिए, जो पीएच एंड पीओएच स्केल है ये एक साइंटिस्ट सोरेन पीटर लोरेट्स सोरेनसन ने ये पेश किया था। ये जो पीएच स्केल है ये हमारे पास एक साइंसदान थे जिसका नाम था सोरेन पीटर लोरेट्स सोरेनसन। ये एक ही नाम है, सही है। इसने 1909 में ये स्केल पेश किया था, पीएच एंड पीओएच का स्केल। He presented this scale for the purpose to determine the acidity and basicity of solution. इसने ये स्केल पेश किया था for this purpose to determine the acidity and basicity of solution। किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी फाइंड करने के लिए इसने ये सॉल्यूशन पेश किया, ये स्केल पेश किया था। मतलब ये कि किसी सॉल्यूशन को हम एसिडिक कहेंगे, किस बेस पे कहेंगे? इस स्केल के ज़रिए हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन का जो पीएच है ये 2 है, तो पीएच स्केल में जिस सॉल्यूशन का पीएच 2 होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है। सो फॉर द पर्पस टू डिटरमाइन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन ही प्रेजेंटेड पीएच स्केल। अब आपने एक चीज़ नोट की, इसमें पी यूज हुआ है, पीएच एंड पीओएच। जो पीएच है इट इज बेसिकली, पीएच का मतलब है पी स्टैंड्स फॉर प्रोटीन्स। Protons means the potential to be। P जो pH में या pH और pOH में जो P है it is stand for protons। Protons means the potential to be। pH का मतलब है the pH means the potential of hydrogen ion concentration। Potential of hydrogen ion means pH means the potential of hydrogen ions। अच्छा, the potential of hydrogen ion का हमारा क्या मतलब है? Potential of hydrogen ion means the concentration of hydrogen ion in a solution। So pH means the concentration of hydrogen ion in solution। इसी तरह जो POH है, in POH this P stands for protons, the potential to be, P stands for the potential to be, the POH means the potential of hydroxyl ion। By the potential of hydroxyl ion means
जब हम कहेंगे कि किसी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो हमारा मतलब ये होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन अ सॉल्यूशन, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन अ सॉल्यूशन मींस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन अ सॉल्यूशन। पी, जिस तरह pH मींस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, इसी तरह POH मींस द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन ए सॉल्यूशन। आई होप आपको pH और POH का जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा कि ये सोरेन पीटर लॉर्ड सोरेनसन ने 1909 में पेश किया था, और इसमें जो P है इट बेसिकली शोज द कंसंट्रेशन, एंड दिस स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। 0 से लेके 14 तक ये स्केल हमारे पास जाता है, और इस बेस पे हम एसिडिटी या बेसिसिटी डिटरमाइन करते हैं किसी सोल्यूशन की। देखिए, इसमें फर्दर डीप जाने से पहले आप एक वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर कर लो, H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास डिसोसिएट हो जाता है H+ आयन में एंड OH- आयन में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये हमारे पास क्या बन रही है? आयन। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मींस H+ आयन एंड OH- आयन। अब यहां तक आप समझ लो कि वाटर हमारे पास डिसोसिएट हो जाता है H+ और OH- आयन में। इससे फिर हम pH और POH डिटरमाइन करेंगे। इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि pH एंड POH स्टैंड्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। ओके, अब इस बात को समझने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बीकर है, सही है, ये एक बीकर है। इस बीकर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आउट ऑफ 10 मिलियन यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हैं। अब इस 10 मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, वाटर का एक ही मॉलिक्यूल H+ आयन और OH- आयन में कन्वर्ट होगा। बाकी 9 मिलियन 99 lakhs 99,999 मॉलिक्यूल्स वाटर के H2O फॉर्म में ही रहेंगे। वाटर इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। सो 9,99,99,999 मॉलिक्यूल H2O के इस तरह रहेंगे, जबकि ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे पास H+ आयन और OH- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है कि कितनी छोटी वैल्यू है H+ आयन और OH- आयन की इन H2O। समझ रहे हो ना इस बात को? अच्छा, देखिए, फिर एक और बात की तरफ आते हैं। हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो कि इस बीकर में हमारे पास 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं। 10 मिलियन मॉलिक्यूल में ये एक H+ आयन और एक OH- आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि बाकी हमारे पास H2O फॉर्म में है। तो ये हमारे पास एज अ सॉल्यूट एक्ट करेगा और ये हमारे पास एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा। अब कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट। हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिसोसिएट हो रहा है, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन में हमारे पास है 10 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हमारे पास बनते हैं 10⁻⁴। पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷।
ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वी गेट कंसंट्रेशन बाय डिवाइडिंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन वी गेट कंसंट्रेशन। सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास ये है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास ये है। इसको जब हमने इस पे डिवाइड किया तो 7 को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो 10⁻+7 की जगह हमारे पास 1 × 10⁻⁻7 आ जाएगा। ये H+ आयन की कंसंट्रेशन हो गई। H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7। अच्छा, इसी तरह OH- आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 के बराबर ही है। अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 बिकॉज हमें पता है कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो वो एक H+ आयन बनाएगा और वो एक OH- आयन बनाएगा। 50 वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो 50 H+ आयन बनाएंगे और 50 OH- आयन बनाएंगे। इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगा। ओके, सो हम ये वाला रीजन भी पेश कर सकते हैं और हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि OH- आयन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज 1 डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन विच इज 10⁻⁻7 सॉरी, ऊपर आएगा तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। तो हमें H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन हमें मिल गई। हमें पता चल गया कि H+ आयन की कंसंट्रेशन ये है और OH- आयन की कंसंट्रेशन ये है। अब इसमें इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इसके लिए अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वो इक्वेशन लिख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ही हमारे पास डिसोसिएट हो रहा है ना, H2O हमारे पास H+ आयन में एंड OH- आयन में डिसोसिएट हो रहा है। Kc इक्वेशन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इसमें क्या है? H+ आयन कंसंट्रेशन एंड OH- आयन कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट इसमें H2O है। सो Kc is equals to H+ आयन concentration OH- आयन concentration divided by H2O। अच्छा, इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Kc is equals to H+ आयन OH- आयन। Kc के लिए साथ यहाँ पे ये जो Kc के साथ ये H2O मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Kc इंटू H2O इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म मल्टीप्लाई बाय 1। सो मल्टीप्लाई बाय 1 से हमारे पास ये टर्म ही आएगा। सो Kc H2O इज इक्वल्स टू H+ आयन एंड OH- आयन। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि Kc इंटू H2O इज इक्वल्स टू Kw। Kw इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kc हमारे पास Kc2 हमारे पास Kw के बराबर है और Kw हमारे पास 10⁻⁻14 के बराबर है। समझाता हूँ किस तरह। इसकी कंसंट्रेशन हमने इससे पिछले वाले बोर्ड में जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें फाइंड की थी। ये टर्म हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? Kw की। ये हमने पढ़ लिया। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻7 और इसकी भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है। बेस सेम पावर 8 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 10⁻⁻14। इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी? 10⁻⁻14। सो Kw की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻14 है। यहां तक आप समझ गए? अच्छा, अब KCH2 इज इक्वल्स टू Kw, तो इस टर्म की जगह हम Kw लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Kw इज इक्वल्स टू H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, हमने यहाँ पे पढ़ लिया, हमने यहाँ पे साबित भी कर लिया कि Kw हमारे पास 10⁻⁻14 के बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि H+ आयन एंड OH- आयन। Kw की जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली 10⁻⁻14। अच्छा, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। H+ आयन कंसंट्रेशन एंड OH- आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। इसे जब हम कोएफिशिएंट फॉर्म में लाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम लॉगरिथम लेंगे। वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ये साफ करते हैं और नेक्स्ट बोर्ड पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं।
अब इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लाने के लिए वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ h प्लस आइन एंड OH माइनस आइन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 14। अच्छा, अब यहाँ पे log ऑफ m into n वाला फार्मूला यूज हो रहा है, log ऑफ m into n इज इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और यहाँ पे log ऑफ m पावर n वाला फार्मूला यूज हो रहा है, log ऑफ m पावर n इज इक्वल्स टू n log m। सही है। अब दोनों वाले फार्मूले, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये वाला फार्मूला इस एक्सपोनेंट में अप्लाई करेंगे। सो log ऑफ h प्लस आइन प्लस log ऑफ OH माइनस आइन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे एक्सपोनेंट में है तो log ऑफ m पावर n इज इक्वल्स टू, ये m हो गया और ये n हो गया। सही है। सो n log m ये हो गया। log ऑफ 10 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू log ऑफ 10 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इज इक्वल्स टू 1। माइनस 14 को अगर हम जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 14 ही आएगा। अब log ऑफ h प्लस आइन इन log ऑफ OH माइनस आइन इज इक्वल्स टू माइनस 14। अब ये माइनस हटाने के लिए हम ये यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड, जब हम माइनस को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो log ऑफ h प्लस आइन माइनस log ऑफ माइनस इंटू इसके माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। ओके, सो जब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज हो गए माइनस में आ जाएगा, जब -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन भी चेंज हो गए माइनस में आ जाएगा, और ये -14 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। देखिए हमारे पास मैथमेटिक्स में माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये हमारे पास प्लस आएगा, और ये यहाँ से हमारे पास जो माइनस साइन आ रहे हैं वो इस बेस पे आ रहे हैं, और ये जो प्लस साइन आ रहा है हमारे पास +14 आ रहा है वो इस बेस पे आ रहा है। सो नेगेटिव log ऑफ h प्लस आइन माइनस log ऑफ OH माइनस आइन इज इक्वल्स टू 14। अच्छा, द नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH, and the negative log of hydroxyl ion concentration is called POH। सही है, इसकी जगह पर हमने यहाँ पे प्लस लिख लिया, और ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की जगह हमारे पास हमने पीएच लिख लिया, और इस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह हमने पीओएच लिख लिया। सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब यहाँ से हम pH और POH की डिफिनीशन कर सकते हैं। pH इज बेसिकली दी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration and POH is negative log of hydroxyl ion concentration। हमने यहाँ से pH और POH की डिफिनीशन की। ये जो हम pH और POH की डिफिनीशन करते हैं ना कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, तो इससे पिछले जो इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, आपको मैंने नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 14 लाया, तब नेगेटिव लॉग की जगह हमने P पुट किया। P इज द पोटेंशियल। Potential means pH shows the concentration of hydrogen ion and POH shows the concentration of hydroxyl ion in a solution। अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये pH और POH स्केल हम यूज़ क्यों करते हैं। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी फाइंड कर सके। अगर किसी सोल्यूशन की pH वैल्यू लेस देन 7 है, लेस देन 7 है, सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। अब अगर किसी सोल्यूशन की pH वैल्यू इज इक्वल्स टू 7 है तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल होगा, और अगर किसी सोल्यूशन की pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन हमारे पास बेसिक होगा।
आपको यहाँ तक समझ आ गई कि सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक क्यों होगा जब pH वैल्यू 7 से कम होगी। रेन हमारे पास एसिडिक होता है क्योंकि इसकी pH वैल्यू 5.6 होती है। इसी तरह जो POH है तो pH वैल्यू जब हमारे पास 7 होगी तो न्यूट्रल होगा, और pH वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 होगी तो हमारे पास सोल्यूशन बेसिक होगा। यहाँ पर मैंने pH एंड POH स्केल फ्रॉम 0 to 14 लिखा है। ये pH स्केल है और ये POH स्केल है, सही है। अब अगर किसी सोल्यूशन की pH वैल्यू लेस देन 7 होगी तो सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक होगा। अब अगर किसी सोल्यूशन की pH वैल्यू 1 से 3 तक 0 से 3 तक आ रही है तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन हमारे पास स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। फिर 4 to 6 हमारे पास जो सोल्यूशन की एसिडिटी होगी, सोल्यूशन तब भी एसिडिक होगा लेकिन वीक एसिडिक होगा। इसी तरह 7 पर हमारे पास सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, लेस देन 7 हमारे पास सोल्यूशन बेसिक होगा। यहाँ पर 12 to 14 हमारे पास जिस सोल्यूशन की वैल्यू यहाँ पर आएगी तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली बेसिक है। और अगर हम 11 से 8 तक बात करें, अगर किसी सोल्यूशन की वैल्यू 11 से 8 तक आ रही है तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन हमारे पास बेसिक है लेकिन वीक बेसिक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आते हैं स्टमक की एसिडिटी पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, डाइजेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। जब हम मुंह में नवाला डाल लेते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी के पेंक्रियाज और ये वो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास क्या कर लेते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये डाइजेशन हो जाती है। देखिए, डाइजेशन बेसिकली होती है हमारे पास स्टमक में। स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक जूस स्टमक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। इस गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास हाई कंसंट्रेशन में HCl प्रेजेंट होता है। HCl इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड साल्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं इस गैस्ट्रिक जूस में। ये गैस्ट्रिक जूस हमारे पास डाइजेशन में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है, एंड बेसिकली हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन और दूसरी चीज़ों की डाइजेशन में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। अब कुछ लोग इस तरह होते हैं कि जब वो खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं तो इनके पेट में क्या हो जाती है, वो इनका स्टमक या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है इनका, वो सूजने लग जाता है, उसमें सूजन सी हो जाती है, बस वजीदूशी मतलब जलना। वो कहते हैं कि हमारा पेट अंदर से जल रहा है। इसकी वजह क्या होती है? देखिए, ये जो फूड यूज़ करते हैं हम, जब कुछ लोग जब ज़्यादातर ये रिच इन एसिड्स फूड यूज़ करते हैं, या ऐसे फूड यूज़ करते हैं जिनमें एसिडिटी ज़्यादा हो, जिनमें एसिड्स ज़्यादा हो, मतलब जिसमें फैट्स ज़्यादा हो या जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। फैट्स में फैटी एसिड्स और प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्टमक की एक पहले से ही स्टमक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो गैस्ट्रिक जूस होता है तो इसमें पहले से ही एसिड रिलीज़ कर लेता है, और ऊपर से हम ये प्रोटीन्स और फैट्स खा लेते हैं तो अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स बाहर से ले लेते हैं। तो हमारे जो मैदा है, जो स्टमक है हमारा, इसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। हमने बाहर से भी एसिड डाला और इसके हमारे स्टमक के अंदर से भी एसिड रिलीज़ हुआ। इस केस को हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। इस हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए, पेट की सूजन को कम करने के लिए हम क्या कहते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन ये कि हम एंटा एसिड्स मेडिसिन लेते हैं, जिसमें हमारे पास MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये एंटा एसिड्स हैं। ये हमारे पास मैदे की जो एसिडिटी है उसको कम करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो बंदा वो क्या कहते हैं, जो बर्निंग सेंसेशन फील होती है पेट के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको जो स्टमक में जब हम डाइजेशन करते हैं इसमें एसिडिटी, ये इसके पीछे जो एसिड्स HCl है, इनका रोल समझ आ गया होगा। देखिए, खुलासा कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हमने फूड लिया, सही है, डिफरेंट ऑर्गन्स ने अपना एंजाइम्स रिलीज़ करना शुरू किए। स्टमक में मेनली डाइजेशन होती है तो गैस्ट्रिक जूस स्टमक ने रिलीज़ किया। अब उस गैस्ट्रिक जूस में HCl, NaCl और पोटेशियम KCl होता है। अब HCl इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड,
कुछ लोगों की डाइजेशन में मसला होता है और जब वो बाहर से एसिडिटी एसिड इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब जब ये वो ऐसे फूड्स ले लेते हैं जिनमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब प्रोटीन और फैट्स, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड वगैरह की इंटेक जब वो बाहर से ले लेते हैं तो इनके पेट में सूजन मतलब जलना शुरू हो जाता है। वो वजह ये होती है कि के पेट में, इनके स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। इस एसिडिटी ज़्यादा होने वाले केस को हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। फिर हम इस एसिडिटी हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड्स मतलब एसिडिटी को कम करने वाले मेडिसिन यूज़ करते हैं जिनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। आई होप आपको पीएच एंड पीओएच स्केल की समझ आ गई होगी। अब इस स्केल पर इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूंगा और दूसरा एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे। इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमें कहा गया है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का जिसकी मोलरिटी 0.001 मोल है। आप इसका पीएच एंड पीओएच फाइंड करो। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। HNO3 हमारे पास क्या है? It is a strong acid. Strong acid means that it will completely dissociate into H plus ion and NO3 minus ion. सही है? अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। इस सोल्यूशन की मोलरिटी 0.001 मोल है। जब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा मतलब 100 मॉलिक्यूल्स HNO3 के हमने सोल्यूशन में डाल दिए तो वो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 कम्प्लीटली डिसोसिएट H प्लस आयन एंड NO3 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। सही है। अब ये जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है मतलब हमने 0.001 मोलर सोल्यूशन लिया है HNO3 का, तो उस 0.001 मोलर सोल्यूशन में हमारे पास 0.001 H प्लस आयन बनेंगे और 0.001 OH माइनस NO3 माइनस आयन बनेंगे। हमें सिर्फ इस चीज़ से गरज है पीएच स्केल से। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? 0.001। इसको जब 1 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा? -3। 1 को अगर हम ना भी लिखे, 1 को किसी चीज़ को भी अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो 1 को मल्टीप्लिकेशन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सही है। 10 रेज़ टू पावर 3 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? 10 रेज़ टू द पावर 3। अब pH क्या है? pH is basically the negative log of hydrogen ion concentration. Negative log of hydrogen ion concentration is called pH. अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? 10 रेज़ टू द पावर -3। तो इस इक्वेशन में हम pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग 10 रेज़ टू द पावर -3। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि log of m पावर n वाला फार्मूला आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। सो log of m पावर n इज इक्वल्स टू n log m। ये वाला जो एक्सपोनेंट है ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। pH इज इक्वल्स टू -3 इंटू -1। log से हमने माइनस हटा के क्या कर दिया? -1 यहाँ पे लिख लिया। मैंने क्या किया? इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे 1 लिख लिया, -1 लिख लिया। सही है। और log 10। सही है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है। -3 इंटू -log 10। अब -log 10 से ये माइनस हटाने के लिए मैंने -1 यहाँ पे लिख लिया। -1 इंटू log 10 से वही -log 10 आता है। सो यहाँ से माइनस की जगह हमने यहाँ पे -1 लिख लिया। ये आपको ये बात एक्सप्लेन करनी थी। log of 10 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? log of 10 इज इक्वल्स टू 1। सो log of 10 pH। और हाँ, -3 इंटू -1, -3 मल्टीप्लाई बाई -1 से हमारे पास +3 आता है। सही है। एंड log of 10 से हमारे पास क्या आता है? 1। सो हमारे पास pH इज इक्वल्स टू 3 को अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जार 3, +3 भी लिख सकते हो या 3 भी सिर्फ लिख लें तो भी सही है। pH हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? pH इज इक्वल्स टू 3।
आपको यहाँ तक समझ आ गया? pH हमने कैलकुलेट कर लिया। अब pOH कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वो वाला pH एंड pOH वाला फार्मूला है, वही यूज़ कर लेंगे। pH हमारे पास 3 आ गया, हमारे पास pH 3 आ गया। अब हमारे पास pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14 एंड यू नो दैट, मैंने इसे बहुत डिटेल से इसे एक्सप्लेन किया। अगर अभी भी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई ना, तो वहाँ से कुछ दे के ना मेरे सर पे मारो, सही है? क्योंकि मैंने अपनी आखिरी हद तक कोशिश की कि आपको ये वाली चीज़ समझ आ जाए, सही है? अच्छा, pH की जगह हम 3 लिख लेंगे, 3 प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14। ये इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा pOH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3, pOH इज इक्वल्स टू pOH इज इक्वल्स टू 11। यहाँ तक आपको समझ आ गया। pOH हमारे पास 11 के बराबर है। सो हमने इस सॉल्यूशन से, इसके कंसंट्रेशन से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इसका pH क्या होगा और इसका pOH क्या होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, वो आपने खुद करना है। अगर उसमें कोई मसला हो, आई होप नहीं होगा, अगर मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में फिर बता दो, सही है? अच्छा, एग्जांपल कुछ इस तरह है। एक सोल्यूशन है हमारे पास, वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जिसका कंसंट्रेशन 0.01 मोल है। एक सोल्यूशन है हमारे पास जिसका कंसंट्रेशन 0.01 मोल है। आपने इस सोल्यूशन की pOH वैल्यू और pH वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ थोड़ी सी हिंट मैं आपको देता हूँ कि आपकी मतलब एहसान मान लो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के लालच में मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। देखिए, KOH is a strong base, it will completely dissociate into K plus ion and OH minus ion। अब अगर 0.01 मोलर सोल्यूशन है तो ये किसी सोल्यूशन में हमने 0.01 मोलर कंसंट्रेशन हमने KOH डाल दिया, तो वो KOH कंप्लीटली डिसोसिएट होके 0.01 मोल ऑफ पोटेशियम एंड 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन में आ जाएगा, सही है? इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या थी? 0.01 मोल। KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट। हम 1000 मोलिक्यूल KOH के डालेंगे तो किसी सोल्यूशन में, तो हमारे पास उस सोल्यूशन में 1000 K प्लस आयन बनेंगे और 1000 OH माइनस आयन बनेंगे। हमने क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कि 0.0 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH। सो 0.0 मोलर सोल्यूशन का मतलब यह है कि इस सोल्यूशन में हमारे पास 0.01 मोल K प्लस आयन और 0.01 मोल OH माइनस आयन के प्रेजेंट होंगे। आपके पास OH की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01। बस आपने इसी कंसंट्रेशन को 10 के पावर में लिखना है और फिर उसको नेगेटिव लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करना है। आपके पास pOH की वैल्यू आ जाएगी। pOH की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो वो इस इक्वेशन में पुट कर लें और आपके पास pH की वैल्यू भी आ जाएगी, सही है? बस ये आपका एग्जांपल हो गया जो मैंने तकरीबन हल ही कर लिया यार तुम्हारे लोगों के लिए। अगर अभी भी तुम ना कर सको कमेंट सेक्शन में ना पूछना कि किस तरह आया, सही है? अच्छा, देखिए, इस सोल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे स्केल लिखा है। इस सोल्यूशन की, इस वाले एग्जांपल की सोल्यूशन की pH हमारे पास 3 आ रही है और pOH हमारे पास 11 आ रहा है। तो अब हम इस स्केल की तरफ आ जाएंगे। इस सोल्यूशन की वैल्यू हमारे पास, pH हमारे पास क्या आ रही है? 3 और pOH हमारे पास क्या आ रहा है? 11। pOH हमारे पास 11 आ रहा है तो हम कहेंगे कि दिस सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। आई होप आपको pH और pOH के स्केल की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटे। गर्मी बहुत थी तो अगर लेक्चर में थोड़ा इधर उधर हो गया हूँ तो माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं आपसे। बाकी क्या कहें, वही पुरानी बात है, हंसते और मुस्कुराते रहें।